आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कांट के दर्शन में देश और काल की जो अवधारणा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आपके सामने सरल से सरल शब्दों में रखने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ये, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि इसे सरल शब्दों में रखा जाए, क्योंकि देश और काल को, टाइम और स्पेस को हम ऐसे अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मानसिक धर्म होते हैं, तो बाहर ये होते नहीं हैं, क्योंकि हमारे ये हम कहते हैं मेंटल कैटेगरीज़ हैं ये। तो इसलिए जो कांट की जो विचारधारा है उसको स्पष्ट करने का प्रयास है, ताकि हम ये जान सके कि टाइम और स्पेस की क्या विचारधारा है। और आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत बाद में कांट से प्रेरित होकर के जब इस्टेब्लिश हुआ, तो वो आइंस्टीन क्या बताते हैं, फिर न्यूटन की विचारधारा को खंडित कर दिया था, फिर लाइबनिज की विचारधारा को भी खंडित किया था, ह्यूम की विचारधारा को भी कांट ने खंडित कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, और फिर अपना एक कॉन्सेप्ट रखा था जिसको कि एक्सेप्ट किया गया है। तो इसे आपके सामने रखने की कोशिश है। तो इससे पहले जो भी दर्शक नए हैं उन सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि दर्शन शास्त्र में जो है वो हम जो वर्तमान जीवन की समस्याएं चल रही हैं उसको भी आपके सामने रखा जाए। प्लेलिस्ट को मैंने निर्मित कर दिया, उसको भी देख सकते हैं। यूट्यूब ने जो है मेरे चैनल को जो है वो विदेशों के लिए भी 8 देशों के लिए सिलेक्ट किया है, जिसमें यूरोप के 6 देश हैं, इंडोनेशिया, जापान है, स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, फ्रांस है, और भी कई देश हैं यूरोप के। वहाँ भी ये सेटअप करके भेजा जाएगा, क्योंकि अब ये तो यूट्यूब ने सिलेक्ट किया है, लेकिन मेरा अपना प्रयास रहता है कि आपके सामने जो भी दार्शनिक समस्याएं हैं, जो भी विचार है, उसको सरल से सरल शब्दों में रखा जाए। तो इंसान को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। बाकी जो कुछ भी ये किया जा रहा है वो सब आप लोगों के समर्थन और प्रेम से ही संभव हो पा रहा है। अगर सोसाइटी में लोग जो है समर्थन न करें तो कोई भी काम संपन्न नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसको साइंस के बैकग्राउंड के लोग भी देखेंगे, क्लिक करके देखेंगे टाइम और स्पेस का थंबनेल को देख करके, तो उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो कांट की विचारधारा को देखने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि संवेदना की दृष्टि से देखेंगे, जो सेंसेशन आता है उसके नज़रिए से हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो संवेदना, जैसे एक पेड़ है हमारे सामने, आम का पेड़ है, तो हम अपनी आँखों से उसको देख रहे हैं, उसका सेंसेशन, संवेदना उसकी आ रही है। तो अगर देश और काल नहीं होंगे तो वो संवेदना जो आ रही है वो भी संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे मन तक जो संवेदना पहुंचती है, आम का जो पेड़ का संवेदन आ रहा है, तो जैसे ही मन में पहुंचती है वैसे ही देश काल का रंग उस पर चढ़ जाता है। यानी देश काल से वो क्या आता है, रंग दिए जाते हैं। जब हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, देश काल के चश्मे से सब कुछ देख रहे हैं। अगर देश काल ना हो तो संवेदनाओं का अस्तित्व स्थापित नहीं हो पाएगा। इसीलिए इनको प्रागानुभविक कहा है, क्योंकि हम जब संसार में चीज़ों का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस हो ही इसलिए पाता है क्योंकि देश काल एक्सपीरियंस करने से पहले मौजूद होते हैं। हम एक समुद्र देखते हैं, कभी किसी ने समुद्र नहीं देखा होता है। पहली बार अगर समुद्र का दर्शन किया जाए तो हम समुद्र का दर्शन करते हैं, लेकिन हमें देश और काल का जो है वो दर्शन नहीं हो पाता है। हमें तो वहाँ जल राशि दिखाई पड़ती है, लेकिन हमारे मन के अंदर देश काल होते हैं। इसीलिए कांट ने देश काल को प्रत्यक्ष भी कहा है, उनको विशेष बताया है। देश काल एक होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग दूसरे कमरे में बैठे हैं, तो अलग अलग स्थान नहीं, स्थान एक ही है। हमारी पोजीशन चेंज हो सकती है, हम अलग अलग स्थानों पर जा सकते हैं, लेकिन स्थान एक ही रहता है। तो देश की सत्ता एक रहती है, पार्टिकुलर रहती है, वो विशेष उसको माना है। इसी तरह समय भी एक ही होता है। तो कहने का अर्थ है कि देश काल का प्रत्यक्ष किया जा सकता है। बस ये कि प्रत्यक्ष करने का मतलब ये है कि हम समुद्र का तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर क्योंकि देश काल की सत्ता रहती है, इसलिए इनका भी उस प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष क्यों हो जाता है? क्योंकि समुद्र का प्रत्यक्ष जो हो रहा है वो देश काल के वजह से हो रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष बता दिया कि अगर वो नहीं होता तो प्रत्यक्ष भी नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि हम संवेदना के संदर्भ में अगर देखें तो जो सेंसेशन हम रिसीव करते हैं वो इसीलिए संभव हो पाता है। कोई भी संवेदना बाहर से जो आती है वो हम इसीलिए रिसीव कर पाते हैं क्योंकि हमारे मन के अंदर देश काल की सत्ता होती है। ये पूरी तरह से मानसिक होते हैं, ये आत्मनिष्ठ होते हैं, यानी सब्जेक्टिव होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। यानी आत्मनिष्ठ होते हैं, ज्ञाता की जो सत्ता होती है उन्हीं पर निर्भर होते हैं। अगर ऑब्जर्वर ना हो, ज्ञाता ना हो, देखने वाला ना हो, तो देश काल की सत्ता भी नहीं होगी, क्योंकि ये मन पर निर्भर होते हैं। जो विज्ञान होता है, विज्ञान के अंदर हम कहते हैं कि यूनिवर्सल अप्रोच कैसे आ जाता है, सार्वभौमता कैसे आ जाती है, और हम कह सकते हैं अनिवार्य ज्ञान वैज्ञानिक क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सामग्री हमको
वैज्ञानिक शोध के दौरान प्राप्त होती है वो विशेष होती है, और देश काल के वजह से वो यूनिवर्सल हो जाता है, वो ज्ञान अनिवार्य भी हो जाता है और उसमें सार्वभौमता आ जाती है। तो कह सकते हैं कि जो सामग्री हम प्राप्त करते हैं वो देश काल से मिश्रित हो जाती है, इसीलिए उसमें अनिवार्यता और सार्वभौमता की स्थिति वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में आ जाती है। अगर देश काल नहीं होंगे तो ज्ञान के अंदर अनिवार्यता और सार्वभौमता ये स्थापित नहीं हो पाएगी, वो देश काल की वजह से होती है। तो हम देख लेते हैं कि लाइबनिज के अनुसार देश काल क्या है। तो हमने संवेदना की दृष्टि से देख लिया कि कोई भी संवेदन जो हम रिसीव करते हैं वो इसीलिए रिसीव कर पाते हैं क्योंकि देश और काल की सत्ता होती है। तो अब हम देखते हैं कि लाइबनिज ने क्या बताया है। लाइबनिज जो कि एक बड़े दार्शनिक है, वो बताते हैं कि देश काल जो होते हैं वो गुण होते हैं, क्वालिटी हैं। यानी हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि बैग नीचे है, बैग ऊपर है, मान लीजिए कि ऊपर का कमरे में बैग रखा हुआ है, तो कहा जाए भाई बैग ऊपर वाले कमरे में है, तो ये ऊपर और नीचे की विचारधारा दी जाती है, वो विशेषता बताते हैं कि वो विशेष होते हैं, क्वालिटी के संदर्भ में सोचा है। क्योंकि जो जिस बैग की बात की जा रही उसी के संदर्भ में बात की जा रही, बैग ऊपर है, बैग नीचे है, या हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ है अगर हमारी ऊपर रखी हुई है तो हम उस वस्तु के संबंध में कहें कि हमारा जो कपड़ा है वो ऊपर टंगा हुआ है, तो जो वस्त्र की बात की जा रही है तो उसी के संदर्भ में ऊपर नीचे की बात आ रही है, इसलिए उस वस्तु के संबंध में ये क्वालिटी बन जाते हैं। अगर वस्तु ना, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, एक सेब का मान लिए बाग है और इस तरफ भी सेब का, हम कह रहे हैं कि दाएं तरफ सेब का पेड़ है, इधर भी बहुत सारे पेड़ है, लेकिन हम दाएं तरफ बता रहे हैं दाएं तरफ सेब का पेड़ है, तो जो सेब का पेड़ हो रहा है जो दायां बायां हम कह रहे हैं उस पेड़ के संदर्भ में कह रहे हैं, वो पेड़ के वजह से ही ये क्वालिटी बन जाते हैं। देश और काल की जो बात की जा रही है ये जो है लाइबनिज बताते हैं कि वस्तुओं का ये गुण हो जाते हैं। लेकिन कांट जो है उसको खंडित कर देते हैं, अभी आगे देखा जाएगा किस तरह से खंडित करते हैं। फिर न्यूटन की विचारधारा को भी खंडित कर देते हैं, ह्यूम की विचारधारा को भी खंडित कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि कांट के अनुसार सभी धारणाओं के कारण है, इसलिए पहले वस्तुओं के गुण नहीं हैं। ये बता रहे हैं कि ये सभी धारणाओं के कारण है, जो बता रहे हैं कि ऊपर नीचे की विचारधारा के आधार पर, वस्तु के आधार पर, क्वालिटी के तौर पर हम इनको गिन लेते हैं, गुण मान लेते हैं, लाइबनिज बताते हैं। तो कांट बताते हैं ऐसी बात नहीं है। जो हम ऊपर नीचे कह रहे हैं कि बैग ऊपर रखा हुआ है तो वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि देश काल पहले से ही हैं ये। अगर देश काल ना हो तो हम ये कह ही नहीं पाएंगे कि बैग ऊपर रखा हुआ है। यानी ये प्रागनुभविक होते हैं, अनुभव से पहले ही इनकी सत्ता है, हमको ऐसे दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए कारण होते हैं ये, क्योंकि बिना इनके कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। क्योंकि ये कारण है इसलिए इनको जो है वो गुण नहीं बताया जा सकता है। कारण क्यों है? जैसे दूध, दही की उत्पत्ति दूध से होती है, कहने का अर्थ है, तो दूध कारण हो जाता है। तो देश काल क्योंकि प्रागनुभविक होते हैं इसलिए कारण हो जाते हैं। किसका कारण हो जाते हैं? किसी भी वस्तु के ज्ञान प्राप्त करने का। हम कह रहे हैं बैग ऊपर रखा हुआ है, तो हम जो बता रहे हैं कि बैग ऊपर रखा हुआ है तो इसलिए उसका ज्ञान हो पा रहा है, ऊपर रखा हुए का ज्ञान इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पहले से ही ये प्रागनुभविक रूप में उपस्थित हैं, देश काल की बात की जा रही है, तो कारण हो जाते हैं। अगर ये ना हो तो हम ये कह ही नहीं पाएंगे कि बैग ऊपर रखा हुआ है। तो इसलिए कारण होने के कारण गुण होने की बात जो है, जो कि लाइबनिज बता देते हैं, उसको खंडित कर देते हैं कांट। तो ये हमने देख लिया कि धारणाओं के कारण हैं, इसीलिए पहले हैं, अतः वस्तुओं के गुण नहीं हैं। क्योंकि जो हम कारण होने के वजह से ही हम कह पा रहे हैं कि बैग ऊपर रखा हुआ, कोई भी चीज़ कहाँ पर है, आगे पीछे जो भी हम कहेंगे, तो कारण होने की वजह से गुण नहीं होते हैं। क्योंकि अनुभव जो भी हम करेंगे तो प्रागनुभविक होते हैं, इन्हीं की वजह से अनुभव संभव हो पाता है। किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं, कोई पेड़ देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, तो देख इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि देखने से पहले ही इनकी सत्ता, उस पर्वत का दर्शन हम कर रहे हैं, पहले से ही हमारे मन के अंदर देश काल है, जिसकी वजह से वो देखे जाने के कारण बन चुके हैं। तो इसलिए हम क्वालिटी के संदर्भ में नहीं कह सकते उसको। न्यूटन के विचार का भी देखिए खंडन कर दिया है कांट ने, और किस आधार पर खंडन किया देखिए यहाँ बता रहे हैं कि न्यूटन की विचारधारा वो देख लेते हैं। न्यूटन बताते हैं कि जो स्पेस होता है, देश और काल, टाइम जो होता है, ये परम वास्तविकता है, एब्सोल्यूट रियलिटी है। वे द्रव्य सब्सटेंस के रूप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है, चाहे कोई वस्तु हो या न हो। यानी न्यूटन ने देश काल को सब्सटेंस मान लिया है, द्रव्य मान लिया है, और बता दिया है कि अगर कोई वस्तु जगत के अंदर हो या न हो, लेकिन देश काल की सत्ता रहेगी। ये वस्तु के रूप में होते हैं, ये द्रव्य के रूप में होते हैं। तो हमने देख लिया कि यहाँ न्यूटन जो है वो देश काल को द्रव्य बता दे रहे हैं। देश और काल ब्रह्मांड का आधारभूत ढांचा है, फंडामेंटल फ्रेमवर्क है, न्यूटन बता रहे हैं, जो बिना किसी प्रेक्षक ऑब्जर्वर के भी मौजूद रहते हैं। यानी अगर ज्ञाता की सत्ता ना हो तब भी देश काल की सत्ता रहेगी, ये न्यूटन बताने का प्रयास करते हैं।
न्यूटन ने एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम की धारणा दी, जिसका मतलब था कि ब्रह्मांड में सभी घटनाएं निश्चित देश और काल में घटित होती हैं। ये बताया कि जो एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम की धारणा दी है, तो उसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में जो कुछ घटनाएं घटेंगी वो निश्चित देश और काल में ही घटित होंगी, क्योंकि देश काल द्रव्य के रूप में पहले से ही उपस्थित हैं और कोई भी घटना बिना देश काल के अंतर्गत रहते हुए घटित नहीं हो सकती। यानी जो भी वस्तुएं हैं वो सब देश के अंतर हैं और काल के तहत ही कोई भी घटना आगे पीछे घटती है। तो ये न्यूटन की विचारधारा थी, जिसको कांट ने खंडित करने का प्रयास किया। तो कांट का दृष्टिकोण देखें, देश और काल हमारी अनुभूति परसेप्शन की स्थितियां हैं। कांट ने अपनी किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जो कि 1781 में प्रकाशित हुई, तर्क दिया कि देश और काल स्वयं में वास्तविक रियल इन देमसेल्फ नहीं है, बल्कि वे हमारी चेतना कॉन्शियसनेस की मानसिक श्रेणियां हैं, मेंटल कैटेगरीज हैं। ये कहने का अर्थ है कि ये बाहर इनकी सत्ता नहीं है। जैसे एक आम का पेड़ बाहर है, वैसे देश काल की सत्ता बाहर नहीं, बल्कि ये मन की कैटेगरियां हैं, कैटेगरीज हैं। ये तो क्या है? ये कॉन्शियसनेस की मानसिक श्रेणियां, मेंटल कैटेगरीज हैं। ये हमारी चेतना की मानसिक श्रेणियां हैं। यानी जो हम चेतना से ही, क्योंकि अनुभूति हमारी किससे हो रही है? चेतन होने की वजह से हो रही है। तो ये चेतना की कैटेगरियों के तौर पर इनको, श्रेणियों के तौर पर इनको कांट ने स्वीकार किया है और ये बता दिया है कि ये बाहर द्रव्य रूप में नहीं है जैसा कि न्यूटन बताते हैं, बल्कि ये हमारी क्या है? कॉन्शियसनेस की मानसिक श्रेणियां, ये मेंटल कैटेगरीज हैं। ये देश और काल द्रव्य नहीं बल्कि अनुभूति परसेप्शन की पूर्व स्थितियां हैं। परसेप्शन की पूर्व स्थितियां हैं। हमें किसी चीज का परसेप्शन हो रहा है, अवबोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान इसलिए हो पा रहा है कि देश काल पहले से ही हैं, और अगर वो ना हो तो हमें किसी भी चीज की संवेदना प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए कारण बन जाते हैं, प्रागनुभविक बन जाते हैं। जैसे हम आम का पेड़ देख रहे हैं तो आम का पेड़ का एक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस अनुभव से पहले भी एक अनुभव है जो इस अनुभव को सक्षम बना रहा है। वो अनुभव कौन सा है? वो कौन सी सत्ता है? देश और काल की है, जिसकी वजह से देश काल कारण बन जाते हैं। इसीलिए इनको प्राग अनुभविक कहा है। यानी जो भी अनुभव हम प्राप्त कर रहे हैं वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि देश काल की सत्ता उस अनुभव से पहले भी है, इसलिए प्राग अनुभविक कहा है, अनुभव से पहले। तो बता दें कि बल्कि अनुभूति परसेप्शन की पूर्व स्थितियां हैं, पहले से ही हैं। हम किसी भी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब हम उसे किसी स्थान, स्पेस और समय में रख करके सोचते हैं। यानी देश और काल मानसिक संरचनाएं, मेंटल फ्रेमवर्क्स हैं, न कि भौतिक वास्तविकताएं। तो न्यूटन की बात को खंडित कर दिया कि द्रव्य रूप में नहीं है, बल्कि ये मेंटल कैटेगरीज के तौर पर इनको स्वीकार किया है कांट ने। तो देखिए आगे देखते हैं, फिर चलते हैं हम। यहां बताया कि हम देश और काल को अनुभव से ग्रहण नहीं करते, बल्कि वे पहले से ही हमारी समझ, माइंड में रहते हैं, ये हमारे मन के अंदर रहते हैं। और इसी वजह से जो भी परसेप्शन, जो भी संवेदना आती है, जो भी मतलब कैसा सेंसेशन जो भी आता है, जैसे ही माइंड में पहुंचता है उससे पहले ही देश काल का रंग चढ़ जाता है। हम देश और काल को अनुभव से ग्रहण नहीं करते, बल्कि वे पहले से ही हमारी समझ में मौजूद होते हैं। हमारा मन पहले से ही इन्हें जानता है और हर चीज़ को इन्हीं के संदर्भ में देखता है। हमारा मन जो है किसी भी चीज़ को देश काल के दृष्टिकोण से ही देखेगा। जैसे ये चश्मा लगा हुआ है तो देश काल का अगर चश्मा हो तो हम इसी चश्मे से सब देखेंगे। अगर ये चश्मा नीला होगा तो हर चीज़ हमको नीली ही दिखाई पड़ेगी। तो जो भी हम देखते हैं देश काल के वजह से देखते हैं। इसीलिए तो कांट कहते हैं कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, क्योंकि वो बताते हैं कि जो सेंसेशन आते हैं, जिसको न्यूमेनॉन कहा है उन्होंने, उसको हम नहीं जान सकते कि बाहर की जो संवेदन, हमको ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है, बुद्धि जो है वो प्रकृति का निर्माण करती है। हम जो पर्वत, जो भी जगत में चीज़, संसार में जो चीज़ें देख रहे हैं, उनका स्वरूप बाहर कैसा है, संवेदन के तौर पर कैसा है, न्यूमेनॉन के तौर पर कैसा, हम ये नहीं जान सकते। लेकिन जब वो न्यूमेनॉन आता है, संवेदन आते हैं, तो बुद्धि उसको कुछ का कुछ कर देती है, ऑर्डर में अरेंज्ड कर देती है और हमको पेड़ नज़र आने लगता है, बाहर चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। तो बाहर जो भी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती है, मन ने उसको बना दिया, बुद्धि उसको निर्मित कर देती है, उसके स्वरूप को बना देती है। जैसे हम ऐसे समझे कि मिट्टी से घड़ा बना दिया जाता है, तो बाहर जो है रॉ मटेरियल के तौर पर न्यूमेनॉन आते हैं और बुद्धि जो है वो उसी को ग्रहण करके कुछ का कुछ बना देती है और चीज़ें हमें बाहर नजर आती हैं। इसीलिए वो कहते हैं बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। यानी जो हम प्राकृतिक नज़ारा देख रहे हैं वो बुद्धि ने बनाया है, और उस नज़ारे का वास्तविक रूप क्या था कच्चे पदार्थ के तौर पर, यानी न्यूमेनॉन के तौर पर, ये हम कभी नहीं जान सकते। और जो भी देखेंगे वो देश काल के अंतर्गत होके ही देखेंगे। यानी जो भी हम देख रहे हैं वो देश काल के तहत देख रहे हैं। ये कांट ने बताया है कि देश और काल भौतिक
बताते हैं कि इसका मतलब है कि देश और काल वस्तुओं के गुण नहीं बल्कि हमारे मन की अनुभूतियां हैं। यदि देश और काल भौतिक होते हैं तो हम उन्हें अलग अलग अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए आगे चलते हैं। हम देश के बाहर कुछ नहीं सोच सकते, यानी स्पेस के बाहर कुछ नहीं सोच सकते, और समय के बिना घटना नहीं समझ सकते। देश और काल यानी टाइम एंड स्पेस की बात रहेगी। हम जो कुछ भी करेंगे, जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, इन्हीं दोनों शक्तियों के अंतर्गत ही करेंगे, यानी इन्हीं दोनों जो देश और काल है इन्हीं के संदर्भ में करेंगे। यह दिखाता है कि वे हमारे अनुभव की पूर्व शर्तें, प्री कंडीशंस ऑफ एक्सपीरियंस हैं, न कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकताएं। ये कोई ऑब्जेक्टिव बाहर कोई वस्तुनिष्ठ चीज़ नहीं है, बल्कि ये मानसिक धर्म है। ये हमने समझ लिया कि ये प्री कंडीशंस ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी अनुभव करने की पूर्व शर्तें हैं ये। बिना इनके हम अनुभव भी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। तो हम देखें, बता रहे कांट की यह धारणा बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई, बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इसने बाद में आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। हम जानते हैं कि आइंस्टीन बताते हैं कि जो ऑब्जर्वर, यानी हम कह सकते हैं कि जो जैसे किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है तो ज्ञाता की सत्ता है, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम जो हैं वो बाहर देखे जाने वाली वस्तुओं पर लागू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर इंसान का ज्ञान विशेष हो जाता है। यानी हम कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत क्या है कि जो ज्ञान हमारे लिए सत्य है ज़रूरी नहीं कि सामने वाले के लिए भी सत्य हो। तो इस आधार पर आइंस्टीन ने अपना एक सापेक्षता के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मार्ग प्रशस्त किया। आइंस्टीन ने भी दिखाया है कि समय और स्थान निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, बल्कि वो प्रेक्षक ऑब्जर्वर पर निर्भर करते हैं। यानी गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम से प्रभावित हो जाती हैं बाहर की जो वस्तुएं हैं। देश काल के अंतर्गत हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो देश और काल जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम से प्रभावित हो जाते हैं, जिसके वजह से देखे जाने वाले के हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। हमारा ज्ञान हो सकता हो किसी चीज़ के बारे में कुछ हो, किसी और का कुछ हो सकता है। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत तो जो है आइंस्टीन ने दिया था। तो ह्यूम का जो खंडन कर दिया, यदि ये मन के प्रत्यय होते तो इनकी सत्ता विशुद्ध रूप से आंतरिक हो जाती, ऐसे में बाह्य संवेदनाओं के कारण नहीं होते। क्योंकि ह्यूम ने बताया था कि ये हमारे मानसिक, इनको बता दिया था कि ये मानसिक प्रत्यय हैं, मन के विचार हैं, मानसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर ये मन की एक धारणा है, मन के प्रत्यय है, ये बताया था ह्यूम ने। जबकि बताया हम ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मन के प्रत्यय होते तो इनकी सत्ता विशुद्ध रूप से आंतरिक हो जाती, यानी सिर्फ मन के अंदर ही ये रह जाते। जबकि बाहर की जो चीज़ें आती हैं वो कैसे, परसेप्शन जो आता, संवेदना आती है तो मन पे पहुँचने से पहले ही देश काल का लग जाता है। यानी मन में कोई चीज़ पहुंचती है तो उससे पहले ही देश काल के रंग से रंग दिया जाता है और ये मानसिक हो जाते हैं पूरी तरीके से। जबकि इसको कांट ने नहीं माना है, विशुद्ध रूप से आंतरिक हो जाती, और ऐसी बात नहीं है। ऐसे में ये बाह्य संवेदनाओं के कारण नहीं हो पाते। बाहर के संवेदनाओं को हम देखते हैं देश काल की वजह से देखते हैं। तो ह्यूम की जो विचारधारा थी, ये जो ने बताया था कि ये मन के प्रत्यय हैं, इसको खंडित कर दिया। क्योंकि अगर मन का प्रत्यय मान लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि ये पूरी तरीके से आंतरिक हो जाएंगे और बाहर की संवेदनाओं से संपर्क इनका कट जाएगा। जबकि बाहर की जो संवेदनाएं आती हैं वो देश काल के अंतर्गत हो करके आती हैं, बाहर तो नहीं है। देश काल की सत्ता बाहर नहीं, मानसिक धर्मी है। लेकिन जैसे ही ये मन में आते हैं देश काल का आवरण चढ़ जाता है मन के ऊपर पहुंचते ही। तो हम कह सकते हैं कि मन की धारणा या मन के प्रत्यय के तौर पर जो ह्यूम ने स्वीकार किया उसको कांट ने नहीं माना है, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से फिर मानसिक हो जाते, यानी कह सकते हैं मन की अनुभूति के तौर पे हो जाते, मन के प्रत्यय के तौर पे हो जाते, आंतरिक हो जाते। इस आधार पे खंडित कर दिया। कांट के अनुसार ये मानसिक धर्म होते हैं। जब भीतर संवेदनाएं प्रवेश करने लगती हैं तब इन पर देश काल का आवरण चढ़ जाता है। जैसे ही प्रवेश करने लगती है वैसे ही देश काल का आवरण चढ़ जाता है, ये बताया उन्होंने। इनका अस्तित्व ज्ञाता के मन पर आश्रित है, अतः ये आत्मनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं। यानी पूरी तरह से ये सब्जेक्टिव होते हैं। अगर ज्ञाता की सत्ता नहीं होगी तो देश काल की भी सत्ता नहीं होगी। ये प्रागनुभविक होते हैं, क्योंकि हमारे प्रत्येक अनुभव इन्हीं के कारण संपन्न हो पाता है। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो कारण तौर पर, यानी पहले से ही देश काल है, जिसके वजह से भी हम अनुभव कर पा रहे हैं। और ज्ञान के अंदर सार्वभौमता, हम कह सकते हैं कि जो अनिवार्यता होती है वो देश काल के वजह से ही आपत्ति है। देखिए, देश और काल प्रत्यक्ष और विशेष होते हैं। कोई व्यक्ति पहली बार समुद्र देखता है, वो समुद्र का अनुभव कर सकता है, लेकिन उसे देश और काल का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वे पहले से ही उसकी चेतना में हैं। हम समुद्र तो देख रहे हैं,
लेकिन क्योंकि हमारी चेतना में हम बाहर देश काल नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि हमारे मन के अंदर पहले ही है, जिस वजह से हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन समुद्र का ज्ञान भी नहीं हो पाएगा अगर देश काल ना हो तो कांट बताता है कि हर इंसान की संवेदनाओं को ग्रहण करने की शक्ति समान है, इसका कारण भी देश और काल है। जैसे पेड़ सामने है, उसका संवेदन आ रहा है तो सबको सामने पेड़ ही नजर आता है, सारे लोग वैसा ही देखते हैं, वो देश काल की वजह से ऐसा हो पाता है। इन्हीं के कारण संवेदनाएं सार्वभौम और अनिवार्य बन जाती हैं। जो संवेदनाएं हैं वो अनिवार्य और सार्वभौम सबको एक जैसा ही लगने लगता है। वैसा क्यों लगने लगता है? इसलिए कि देश काल की वजह से ऐसा होता है। देश काल की वजह से जो भी संवेदनाएं विशेष होती हैं उनके अंदर अनिवार्यता और सार्वभौमता का गुण देश काल की वजह से डाल दिया जाता है, आ जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान अनिवार्य और विशेष दोनों होता है और ऐसा इन्हीं के कारण संभव हो पाता है। इनसे संपर्क में आकर संवेदनाएं अनिवार्य हो जाती हैं। जो भी वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो अनिवार्य और सार्वभौमिक इसीलिए होता है, यूनिवर्सल इसीलिए हो जाता है क्योंकि देश काल के वजह से ऐसा हो पाता है। प्रत्यक्ष रूप होने के कारण ये विशेष भी होते हैं और संवेदनाएं तो विशेष होती हैं। प्रत्यक्ष रूप क्यों होते हैं ये? कि ऐसा नहीं जैसे हम एक आम का पेड़ सामने देख रहे हैं तो वैसे देश काल को देख सकते हैं, बल्कि हम इनका प्रत्यक्ष ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे मन के अंदर पहले से ही मौजूद हैं और हम इन्हीं की वजह से देख पा रहे हैं। अगर ये ना हो तो हम किसी चीज़ को देख भी ना पाएँ, इस वजह से ये प्रत्यक्ष होते हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप होने के कारण ये विशेष भी होते हैं और संवेदनाएं तो विशेष होती ही हैं। जो भी संवेदनाएं आ रही हैं बाहर से, जो भी संसार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हमको संवेदनाएं आ रही हैं तो विशेष होती हैं। उनके अंदर अनिवार्यता और सार्वभौमता का गुण देश काल की वजह से आ जाता है। ज्ञान की उत्पत्ति सामग्री और स्वरूप से होती है। मानी बात है कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? बाहर से न्यूमेनान के संवेदन आ रहे हैं और फिर उनका स्वरूप निर्धारित किया जाएगा और स्वरूप बुद्धि तय करेगी, यानी देश काल की वजह से स्वरूप निर्धारित कर दिया जाएगा। तो ज्ञान की उत्पत्ति सामग्री और स्वरूप से होती है। संवेदनाएं सामग्री होती हैं। जो न्यूमेनान बाहर से चीज़ें आ रही है, जैसे मिट्टी है तो वो एक सामग्री है, वो बाहर से आ रही है, और संवेदनाएं सामग्री होती हैं और स्वरूप इन दोनों के कारण यानी देश और काल के वजह से स्थापित होता है। ज्ञान में सार्वभौमता अनिवार्यता आ जाती है। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान की उत्पत्ति किसी सामग्री से होगी। किसी भी चीज़ का ज्ञान है तो उसकी कोई ना कोई संवेदन होगा उसका। जैसे आम का पेड़ देखा जाता है, आम के पेड़ का संवेदन आना चाहिए। अब उसके अंदर सार्वभौमता और अनिवार्यता अगर आएगी तो वो किसकी वजह से आएगी? वो आएगी आपके देश और काल की वजह से आएगी। जो भी वैज्ञानिक शोध रिसर्च, जो भी चीज़ें, जो भी सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं वो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद ही स्थापित किए जाते हैं। तो जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं वो सब विशेष होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो यूनिवर्सल होने का गुण आ जाता है, अनिवार्यता जो वैज्ञानिक पक्षों में आ जाती है, वो देश काल की वजह से आती है। ये कांट बताने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके सामने देश और काल की विचारधारा थी, जो कि हम कह सकते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक विशेष ढंग होता है जिसको रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रयास किया गया कि आपको देश काल के बारे में बताया जाए कि देश काल की अगर सत्ता नहीं होती तो जो हम संवेदन, जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो हम किसी भी चीज़ का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का अर्थ ये है। तो कांट की जो विचारधारा है देश काल की, इसने बहुत क्रांतिकारी के परिवर्तन किया और आइंस्टीन को भी प्रभावित किया और इसकी वजह से सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो उन्होंने स्थापित किया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।